लास्ट वाली क्लास में तो हम कुछ नहीं किया था, उससे लास्ट क्लास में क्या किया था? एक काम करते हैं। हेलो हेलो। Yes, ma'am. हेलो। हेलो। इको हो रही है ना? यस मैम। गुंजन। ओके। गुंजन का माइक ऑन था, उसकी वजह से हो रही है। केटीजी स्टार्ट करा दूं? केटीजी शुरू करेंगे, नया चैप्टर है, ठीक है। सर्दी का मौसम है वैसे भी बहुत ज्यादा, दिल्ली में तो बहुत सर्दी है आज। मैम गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
क्या जानते हो केटीजी के बारे में? स्कूल में हो गया ये चैप्टर कवर? हो गया मैम, कुछ अच्छे से समझ नहीं आया। समझ ही नहीं आया, ऊपर से चला गया। देखो, केटीजी में डेरिवेशन किसी काम के नहीं है, डेरिवेशन सिर्फ बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, एक ही डेरिवेशन है, वो भी प्रेशर का, प्रेशर निकालने वाला, और कोई डेरिवेशन इस चैप्टर में है ही नहीं। ठीक है, बाकी बहुत सारी हीट्स हैं जो पढ़नी है, एनर्जीज हैं जो पढ़नी है, तो सबके नाम काम बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर। केटीजी और थर्मो साथ में ही आता है। ठीक है, तो केटीजी और थर्मो मिला के ये टॉपिक्स बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना केटीजी आता है, उसके बाद फिर इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, फिर हमारा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और यहीं पे मेरा पूरा केटीजी और थर्मो कंप्लीट हो जाता है। वेटेज की बात करें तो थर्मो केटीजी से एक दो सवाल हर पेपर में आता है, मतलब जिस भी शिफ्ट का पेपर है उसमें एक केटीजी या थर्मो में से एक सवाल आना ही आना है। ठीक है, तो ये एक सवाल हर शिफ्ट में मिलेगा, तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केटीजी पढ़ने से पहले केटीजी के कुछ अजम्पशंस है ना, कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो भी हम अजम्पशंस यहाँ लेके चलेंगे, जो भी हम आइडियल गैसेस मानेंगे, वो आइडियल गैसेस आखिरकार है क्या। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए जो अजम्पशंस मानेंगे वो अजम्पशंस क्या हैं? तो वो अजम्पशन है, पहला अजम्पशन है कि जो भी हम गैसेस लेंगे, गैसेस के पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, गैस है, गैस के पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकंड क्या है, देखो, सेकंड बोला है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स हैं भाई, n नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बोलो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। ठीक है, केटीजी में हम ये मान के चलते हैं अजम्पशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन की वजह से लगने वाली फोर्स, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, वो फोर्सेस यहाँ पर नहीं होंगी। तो इसका मतलब पार्टिकल में कोई फोर्स नहीं है एक्सेप्ट ऑफ कोलिजन। कोलिजन का मतलब समझ गए क्या है? कोलिजन का मतलब है कि बस पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे, हाँ या ना? ठीक है, फिर तीसरा लिखा हुआ है जितने भी कोलिजन्स हैं, जितने भी कोलिजन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे नेचर में? इलास्टिक होंगे। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बेटा? इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगे। हाँ, ये होता है इलास्टिक कोलिजन। क्लियर हुआ? उसके बाद देखो लास्ट अपना जो अजम्पशन है, वो अजम्पशन क्या है? ये अजम्पशन है, अब देखो गैस के मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में है, एक मॉलिक्यूल इतना दूर है, एक वहां है, जैसे पढ़ा होगा ना सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में क्या डिफरेंस है? सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड, उनके बीच में जो डिस्टेंस है सॉलिड में वो होता ही नहीं है। लिक्विड में वो डिस्टेंस होता है, लेकिन कंपैरेटिवली गैस के बहुत कम होगा। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में आपस में जो दूरी है वो काफी ज्यादा होती है ना। तो इसीलिए बोला है कि किसी अगर गैस का एक मॉलिक्यूल उठाया, उस मॉलिक्यूल का डायामीटर मेजर करो और दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी मेजर करो, तो क्या ज्यादा मिलेगा, डायामीटर या दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी? तो सिंपल सी बात है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी है या सेपरेशन बोल लो, वो सेपरेशन मॉलिक्यूल के साइज से काफी ज्यादा होगी। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, ma'am. वेरी गुड। सेकंड होता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का क्या मतलब होता है बेटा? अब देखो, अभी जैसे तुमने पढ़ा कि गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते रहते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराता रहता है ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराता रहेगा। अब तुम्हारी स्क्रीन पे एक रेड कलर का मॉलिक्यूल दिखा है, बाकी सारे जो हैं
तुम्हारे पास किस कलर के हैं, थोड़े से मैरून। ब्राउनिश, नहीं मैरून तो नहीं है, थोड़े से ब्राउनिश कलर के है ना, पर्पल ब्राउनिश मिक्स। तो इसमें क्या है, ये जो रेड वाला मॉलिक्यूल है इसको देखो, ये रेड वाला मॉलिक्यूल सबसे पहले एक मॉलिक्यूल से टकराया, देखो मैं दिखाती हूँ। हमारा ये मॉलिक्यूल चला, पहले इससे टकराया, जाके इससे टकराया ए वाले से, ए के बाद मान लो ये मॉलिक्यूल है अपना ए से टकराने के बाद फिर चला, फिर किससे टकराया, सेकंड मॉलिक्यूल से, ठीक है, मान लो इस मॉलिक्यूल का नाम है बी, फिर जाके ये बी से टकराया, दो मॉलिक्यूल से टकरा गया। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। जैसे कि अगर डेफिनेशन वाइज बताऊं तो डेफिनेशन में तुमने पढ़ा होगा, मीन फ्री पाथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, है ना। डेफिनेशन क्या है इसका, मीन फ्री पाथ वो डिस्टेंस है जब पार्टिकल्स आपस में दो सक्सेसिव कोलिजन कर ले, उसके बीच में जो भी डिस्टेंस तय किया है, जो भी डिस्टेंस कवर हुआ है, वो कौन सा पाथ है हमारा, मीन फ्री पाथ। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सबको समझ में आया मीन फ्री पाथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी दो कोलिजन्स के बीच का डिस्टेंस ही मीन फ्री पाथ है। गॉट इट? अब मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला तुम्हारे टीचर्स ने नहीं लिखवाया होगा, स्कूल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जेई के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। लिखो, मीन फ्री पाथ यानी लैम्डा से डिनोट किया हुआ है, क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है स्क्रीन पे, फॉर्मूला पढ़ो जल्दी, क्या लिखा हुआ है, 1/√2 Pi N1D2. n1 n डैश बोल लो, d का स्केयर, ठीक है। √2 Yes. कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। अब बात करते हैं n और d क्या है। d क्या है बेटा, मॉलिक्यूल का डायामीटर, d का देखो लिखा भी हुआ है, d इज व्हाट, डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल। Molecule. n क्या है, नंबर ऑफ, अब देखो गैस है, पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसको क्या डिनोट कर रहा है, n। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। गॉट इट? इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. n क्या है, n क्या है गुंजन, गुंजन n क्या है यहाँ पे, बोलो। शिवम n क्या था यहाँ पे, शिवम गौरव, मैम N- एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में। हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस में, है ना भाई, गैस है, गैस किसी कंटेनर में होगी ना, कंटेनर में भी, कंटेनर में है तो उस कंटेनर की पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वही n डैश है। d है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे तुम्हारे पास ऑक्सीजन की गैस है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है ना, ऑक्सीजन हो गई, CO2 गैस है। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि कार्बन का जो मॉलिक्यूल है उसका डायामीटर, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसका डायामीटर, वो है d, ठीक है। अब देखो मीन फ्री पाथ हो गया। अब मीन फ्री पाथ टेम्परेचर और प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करेगा, देखो यहाँ पर एक रिलेशन लिखा हुआ है, मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के कैसे प्रोपोर्शनल है बेटा, डायरेक्टली। हाँ, तो Directly. इसको अपने नोट्स में लिखो, मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और प्रेशर के कैसा है, इनवर्सली। Inversely proportional. प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई में जितना आता है उससे ज्यादा ही पढ़ेंगे, ठीक है। डेरिवेशन नहीं कराऊंगी क्योंकि डेरिवेशन का जेई में कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला लिखो लैम्डा का, कि लैम्डा यानी मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ भी बढ़ेगा, और प्रेशर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गॉट इट? चलो Yes, ma'am.
ओके, तो देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे 2023 की शिफ्ट में आया है, जिसमें क्या दिया हुआ है, एसटीपी पर जो मीन फ्री पाथ है वो है 1500 डी डायामीटर है। ओके, अब वो कह रहा है कि अगर स्टैंडर्ड प्रेशर मेंटेन करते हैं बट मैंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया 373, तो मीन फ्री पाथ कितना हो जाएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं एसटीपी। एसटीपी क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो जब भी आपके सामने एक शब्द आ जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर या स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होगा स्टैंडर्ड प्रेशर, Atmospheric pressure. हाँ, स्टैंडर्ड प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, बोलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10 raised to Pascal. हाँ 181। एक नंबर। हाँ, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर मैंने बता दिया। अब स्टैंडर्ड मैम कितना होता है? बता रही हूँ, स्टैंडर्ड प्रेशर देखो कितना होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर होगा 10⁵ पास्कल्स, यानी सेम टू सेम किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो फोन का चार्जर दे, स्टैंडर्ड प्रेशर सेम टू सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसके बराबर लेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि देखो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। तो जितने भी जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो सेल्सियस को केल्विन में लेके करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करो, केल्विन में, तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। बोलो ठीक है इतना, Yes, ma'am. ठीक है। तो अभी तो इतना पता चल गया। अब इसने क्या बोला है कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 273 टेम्परेचर था तो लैम्डा कितना था, 1500 डी। कह रहा है कि अब तुमने उसको 373 कर दिया टेम्परेचर को, यानी 100 डिग्री बढ़ा दिया, तो हमारे पास लैम्डा डैश कितना हो जाएगा ये बताओ। अभी क्या पढ़ के आए थे, लैम्डा क्या था, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। तो मैं ये कर सकती हूँ ना, लैम्डा 1 अगर T1 के बराबर है तो अपॉन लैम्डा 2 भी किसके बराबर होगा, T2. T2 के बराबर, रेशो में कर सकती हूँ कि नहीं, Yes, ma'am. प्रोपोर्शनल है ना। तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू T1, लैम्डा 2 इक्वल्स टू T2। तो लैम्डा 1 273 था, इक्वल्स टू 1500 डी आंसर था तब मेरे पास। टेम्परेचर को बढ़ा के 373 कर दिया, तो ये लैम्डा डैश अब यहाँ से निकालू, बताओ कितना आएगा भाई लैम्डा डैश की वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए वही तुम्हारा आंसर है। तो देखो ये 2023 का ही सवाल है, ज्यादा जरूरी नहीं है, 23 में आई है। ऑप्शन नंबर डी आ रहा होगा, 2049 आ रहा है। Yes, ma'am. तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला लिख सकते हो, लैम्डा का ये लिखा हुआ, लैम्डा इक्वल्स टू आर अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, रूट सिर्फ 2 पे ही है, याद रखना। एन इज योर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। पी इज योर प्रेशर, टी इज टेम्परेचर, यही तो पढ़ा था। डी डायमीटर है, एन क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ, यहाँ पर एन जो है ये एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, ये देख लेना, ठीक है। वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम था।
फिर आती है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन देखो डिराइव्ड नहीं की जा सकती, ये तुम्हें याद रखनी है। आइडियल गैस, अगर हम देखो गैसेस दो तरीके की होती हैं, एक आइडियल होगी एक रियल गैसेस होगी। जो ये इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये किसके लिए लगाई जा सकती है? आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए। क्या होती है आइडियल गैस? इतना तो बताओ कि आइडियल गैस क्या होगी भाई। क्या बोलो, आइडियल गैस क्या हो सकती है? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। अभी तो बताया है केटीजी की थ्योरी में। केटीजी की थ्योरी में बताया तो है। मैम उनके बीच में कोई फोर्स मैम मैं अटैच नहीं परफेक्टली होती। लिस्ट। हाँ, कि जिसके बीच में कोई भी फोर्सेस ना हो, ऐसे गैस जिसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी हो जाए? नेग्लिजिबल हो जाए। उनके बीच में नो इंटर, अभी तो पढ़ाया था। आइडियल गैस क्या है? उसमें लास्टिक कोलिजन होता है। वो तो है ही। और सबसे इंपॉर्टेंट, आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को। ये बोलना है तुम्हें, हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ना तो अट्रैक्ट करते ना रिपेल करते, यस मैम। दोनों। तो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कोलाइड कर रहे हैं। यही है आइडियल गैस। ठीक है, ओके। तो अगर मुझे पार्टिकल्स को बहुत दूर दूर रखना है, मान लो अगर मुझे आइडियल गैस के पार्टिकल्स को बहुत दूर रखना होगा, तो मुझे टेम्परेचर हाई करना है कि लो करना है? कोई भी हाई। गैस आइडियल कब बन सकती है बताओ, कोई भी गैस आइडियल कब बन सकती है? अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो मॉलिक्यूल ज्यादा दूर दूर नहीं जाएंगे। अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दूंगी, टेम्परेचर ज्यादा कर दूंगी, तो उनके अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाएगी उनके मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल इधर उधर दूर दूर भागेंगे। तो इसका मतलब आइडियल गैस कब बन सकती है? कोई भी गैस हाई टेम्परेचर होना चाहिए, करेक्ट? हाँ या ना? हाई टेम्परेचर होगा तभी तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। यस मैम। तो आइडियल गैस बनने के लिए एक तो अगर मैं गैस का टेम्परेचर हाई कर दूं, दूसरा प्रेशर बताओ, लो प्रेशर प्रेशर लो। हाँ, प्रेशर क्या करना होगा? लो प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा कर दोगे, दबाव ज्यादा डालोगे, तो गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि प्रेशर का भी फोर्स लगेगा। प्रेशर का फोर्स लगेगा तो पार्टिकल एक ही जगह तक बैठे रहेंगे, और फिर ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो सिंपल सी बात है, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहीं ना कहीं कंपेरेबल हो जाएगा। इसीलिए आइडियल गैस जो बनेगी वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर बनती है। गॉट इट? यस ये मैम। करना, आइडियल गैस हाई टेम्परेचर होना चाहिए और लो प्रेशर होना चाहिए। इतने समझ में आ गया? यस मैम। अब आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना? अब इसमें पी का मतलब क्या है बेटा? प्रेशर। 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 पी प्रेशर, वी वॉल्यूम। वॉल्यूम। एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इन पर यूनिट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स हैं। यही देखो गड़बड़ कर दी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, नंबर ऑफ मोल। गैस किस में मेजर करते हो? मोल में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। ये कैसा गैस कांस्टेंट है? यूनिवर्सल। कैसा कांस्टेंट है बेटा ये? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है कि किसी भी मीडियम में रख लो, किसी भी ग्रह पर ले जाके ये एक्सपेरिमेंट्स कर लो,
इस R की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए इन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जैसे ग्रेविटेशन में कैपिटल जी था, कैपिटल जी क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, कि मतलब आप किसी भी अब हम अलग अलग प्लेनेट पे गए थे, अलग अलग प्लेनेट पे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, मतलब हम क्या गए थे, अलग अलग प्लेनेट पे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, सब में कैपिटल जी की वैल्यू क्या थी, सेम थी। तो ये कांस्टेंट होते हैं ये होते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब जैसे अब तुम अगले चैप्टर में आओगे, अगली क्लास में आओगे, हाँ बोलो, यस, कुछ कहना है क्या? अब जब आप अगली क्लास में आओगे 12th में, तो वहां पर पढ़ोगे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, वहां पर देखोगे कि अगर कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जो अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, मान लो पानी में रखा था कुछ और वॉल्यूम, एयर में रखा तो वॉल्यूम अलग हो गई, मतलब कुछ वैल्यू अलग हो गई। तो ऐसे कांस्टेंट जो अपनी वैल्यू चेंज कर ले अकॉर्डिंग टू द मीडियम, वो फिर यूनिवर्सल नहीं होते। तो दो ही यूनिवर्सल हैं तुम्हारे सब्जेक्ट में, एक तो गैस कांस्टेंट और दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो हमारा फॉर्मूला आया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का एक फॉर्मूला और बनता है, ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बोलो, केमिस्ट्री पढ़ी है ना, गिवन मास अपॉन मोलर गिवन मास। मास बाय मोलर मास। Given mass Very by good. molar mass. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास, है ना, वेरी गुड। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है क्या? यस मैम। ठीक, तो एन को क्या लिखा मैंने, एन को लिखा गिवन मास यानी m, मॉलिक्यूलर मास यानी m0। देखो मैंने n की वैल्यू चेंज करी है, ठीक है, r एज इट इज, टेम्परेचर t एज इट इज, ठीक है। वॉल्यूम को अपॉन में ले जाओ, मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी। डेंसिटी, वॉल्यूम लेके जाऊंगी, डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू इधर बन जाएगा डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास एज इट इज r इंटू टी एज इट इज। बोलो ये क्लियर हुआ? यस मैम। तो यहां से एक और इक्वेशन निकल के आई प्रेशर की, जिसका फॉर्मूला है डेंसिटी आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक और फॉर्मूला लिखो, यहां लिख देती हूँ, ठीक है, ये हो गए तुम्हारे दो फॉर्मूले मॉलिक्यूलर गैस के, आइडियल गैस के, ठीक है, बहुत आसान था, कुछ ज्यादा था नहीं, सिंपल बेसिक चीजें पढ़ लो। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो गैस, अगर आपने किसी कंटेनर में गैस रखी हुई है, उस गैस के पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास n नंबर ऑफ वेलोसिटीज भी होंगी। किसी मॉलिक्यूल के पास 2 मीटर पर सेकेंड है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, ऐसे कई मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास सेम वेलोसिटीज भी होंगी, यस और नो, है ना। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एक बार बताओ एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है भाई, इतना तो जानते हो आप लोग भी, एवरेज बताओ क्या होगा एवरेज। Sum of outcomes upon total number of outcomes. एग्जाम्पल देके बताओ कोई, ये सम ऑफ आउटकम ये नहीं समझ आता, मैम एग्जाम्पल। दिया हुआ है जी, जितनी वेलोसिटी है सबको ऐड करके अपॉन में नंबर ऑफ वेलोसिटी। हाँ देखो जैसे एवरेज निकालते हैं ना, स्कूल में भी तो एवरेज निकालते हो, बहुत चीजों में एवरेज निकलती है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला ही क्या होता है, सबका ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय जितना भी नंबर है उससे डिवाइड, वही एवरेज हो जाता है। यस मैम। एवरेज इतना तो बेसिक है, सब पढ़ के आए हुए हो। एवरेज स्टूडेंट निकालते हैं कि स्कूल में एवरेज गर्ल्स कितनी है, एवरेज बॉयज कितने हैं, है ना, एवरेज गर्ल्स बॉयज निकालते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड, सॉरी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, जैसे मुझे एवरेज नंबर निकालना है गर्ल्स का, तो पूरे स्कूल के टोटल बच्चे काउंट करें, फिर उसमें से गर्ल्स के नंबर को डिवाइडेड कर दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो गर्ल्स का एवरेज आ जाएगा। बॉयज का निकालना है एवरेज, तो ऊपर
जितने भी बॉयज मिले हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वही एवरेज नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही एवरेज स्पीड में क्या करना है, टोटल स्पीड, सबकी स्पीड को ऐड करो, डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। ठीक है, जैसे कि सपोज करो, यहां पर करवाती हूँ, देखो मैंने लिए हैं 10 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सपोज करो कोई ऐसी गैस है जिसके पास 10 ही मॉलिक्यूल है। बेटा एक के पास 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, एक के पास 2 मीटर, फिर दूसरे के पास भी 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड है, फिर 4 है मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड है, फिर से 2 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, कितने हो गए मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 6 7 हुए ना। और फिर किसी के पास 8 मीटर पर सेकंड है, और फिर मान लो किसी के पास 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए और 10 मॉलिक्यूल्स की क्या लिख दी, 10 मॉलिक्यूल की स्पीड लिख दी। अब मैं तुमसे कहूं कि एवरेज निकाल दो, तो क्या करोगे एवरेज के लिए, मैम ये तो 9 मॉलिक्यूल्स ही हैं। यस मैम। 1 2 3 हाँ ये तो 9 ही है, एक और ले लो, क्या ले लें एक और, कुछ मिसिंग है, मैम 10। चलो 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मॉलिक्यूल की 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या एवरेज निकालने जाओगे तो 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 6 + 2 + 8 + 5 + 10, डिवाइड किससे करोगे लास्ट में जाके, 10 से। 10। ये हो गई एवरेज स्पीड। ठीक है, इस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास एक और भी है गैस के टर्म्स में, वो कितना है अभी देखेंगे, बट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये मीनिंग समझ लो कितना है, ये है उसका मीनिंग। फिर एक और आती है आरएमएस, सुनी होगी स्कूल में सभी ने, वीआरएमएस। वीआरएमएस क्या होती है बेटा, देखो नाम, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सुनी है ये। यस मैम। अब बात आई कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्या होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। देखो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। ये क्या है, पहले रूट मीन स्क्वायर, तो जो भी तुम्हारे पास 10, जैसे मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 10 मॉलिक्यूल की 10 स्पीड है, तो सबसे पहले उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड का क्या करो, लास्ट सबसे उनका क्या करो, सबसे पहले स्क्वायर। देखो रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे पहले पीछे से चलते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सारी स्पीड का स्क्वायर करेंगे। सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, मीन, तो सारी मीन का मतलब एवरेज, फिर उन जितनी भी तुमने वेलोसिटीज का स्क्वायर किया है उनका एवरेज कर दो, एवरेज के बाद उन सबका क्या कर दो, रूट कर दो। तो अब देखो अगर तुमने वीआरएमएस निकालनी है तो यहां देखो वीआरएमएस, जितनी भी वेलोसिटी है सबका स्क्वायर कर दोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर कौन सी, 4 का, 6 का, 2 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, और लास्ट में 10 का स्क्वायर कर दिया। तो पहला काम था सभी वेलोसिटीज का स्क्वायर करना। दूसरा काम क्या है सभी वेलोसिटीज का, मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला अभी पढ़ा था तुमने कि जितनी भी वेलोसिटीज हैं डिवाइडेड बाय n कर दो, यही है ना मीन की वैल्यू, एवरेज। यस मैम। तो जितनी भी तुमने जब जितने का भी स्क्वायर किया है इनके बीच में ऐड लगाओ, ऐड का साइन लगाओ, और किससे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 10। तो क्या ये कंप्लीट हो गई वीआरएमएस, नो मैम। अभी और क्या बचा है, रूट बचा है। अब इन सब का रूट कर दो, ये है वीआरएमएस, गॉट इट। यस मैम। ये है वीआरएमएस स्पीड, इसका भी एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, वो फॉर्मूला क्या है वो अभी देखते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, बट मीन तो मतलब तो समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है इन वेलोसिटीज का। तीसरा आता है प्रेशर। प्रेशर कैसे, देखो
अगर तुमने किसी भी कंटेनर में गैस रखी हुई है ना, अब तुमने पढ़ा है कि जो गैस है वो आपस में क्या कर रही है, कोलाइज तो कर ही रही है, कोलिजन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, गैसेस का आपस में क्या हो रहा है बेटा, कोलिजन हो रहा है। अब ये गैस मॉलिक्यूल क्या कंटेनर से नहीं टकराएंगे, मुझे बताओ, क्या ये गैस मॉलिक्यूल कंटेनर से नहीं टकराएंगे क्या? टकराएंगे। टकराएंगे। गैस मॉलिक्यूल अगर कंटेनर से टकराएंगे तो कंटेनर से टकराने के बाद कंटेनर पर क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर। यस मैम। भाई जब अभी फ्लूइड्स पढ़ाया मैंने जब फ्लूइड पढ़ाया था तो ये भी बताया था ना कि फ्लूइड जो है कंटेनर पर क्या एग्जर्ट करता है, कंटेनर पर भी प्रेशर लगा रहा है चारों तरफ से। तो भाई गैस भी क्या है, गैस भी फ्लूइड है, यस और नो, गैस इज ऑल्सो अ फ्लूइड, यस और नो। हाँ, तो गैस भी फ्लूइड है, तो गैस भी इस कंटेनर पर चारों तरफ से क्या एग्जर्ट कर रही है, प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। और प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू कोलिजन्स, है ना। ये मॉलिक्यूल गया, इससे टकराया, तो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा कोलिजन की वजह से। ये मॉलिक्यूल जा रहा है, ये मॉलिक्यूल फिर इससे टकराएगा वॉल ऑफ द कंटेनर से, वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराया, फिर से कोलिजन आया, कोलिजन की वजह से प्रेशर आया। तो लिख लेना रीजन भी क्या है, कोलिजन इज द रीजन, ये रीजन है। गॉट इट। आगे देखो भाई, आगे क्या लिखा हुआ है, प्रेशर किसके बराबर है, 1/3। ये फॉर्मूला डिराइव कराते हैं इसको, केटीजी में एक यही डेरिवेशन है, केटीजी में बस एक यही डेरिवेशन है, और ये तुम्हारे स्कूल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है डेरिवेशन, जेई के पर्सपेक्टिव से कोई इसकी वैल्यू नहीं है डेरिवेशन की, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला किसके बराबर आता है, 1/3, रो इज योर डेंसिटी, और वेलोसिटी कौन सी आई है, आरएमएस वेलोसिटी, कौन सी आई है, बोलो, आरएमएस, ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी। ये प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना है। तो प्रेशर किसके बराबर आया, 1/3, रो इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, आरएमएस वेलोसिटी। तो याद रहे प्रेशर निकालते वक्त आरएमएस वेलोसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी प्रेशर का एक फॉर्मूला निकाला था डेंसिटी के टर्म में, डेंसिटी RT/m0, तो यही वो मैंने प्रेशर का यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिख दिया, डेंसिटी से डेंसिटी कट हो गई, तो यहाँ से VRMS किसके बराबर निकल के आई, देखो VRMS की वैल्यू कितनी आई, गैस VRMS यानी वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, किसके बराबर आई बेटा, 3RT/m0। क्या आया, 3RT/m0। तो तीन चीजें याद रखनी है, क्या याद रखोगी, जो रेड कलर से हाईलाइट किया है, एक तो ये और एक ये दो फॉर्मूले याद रहेंगे। R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, m0 क्या है, मॉलिक्यूलर मास, m0 क्या है, मॉलिक्यूलर मास, है ना गैस का, बोलो हेलो बच्चों। यस मैम। डेरिवेशन नहीं है इस चैप्टर में, ये क्यों आया कैसे आया ये तुम्हें नहीं सोचना, तुम्हें बस याद रखना है। अब मैं तुमसे कहूं कि इस गैस की वेलोसिटी कब बढ़ सकती है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दूं, सपोज करो मैंने पहले से 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिए थे, अब मैंने 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लिए हैं, टेम्परेचर विल रिमेन सेम, तो क्या मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी या सेम रहेगी, सोचो बताओ, क्या कह रहे हो, सेम रहेगी, सेम रहनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आरएमएस वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास पे। टेम्परेचर, अगर गैसेस का टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास जब तक नहीं चेंज हुआ तो आरएमएस भी चेंज नहीं, हाँ आरएमएस भी चेंज नहीं होगी, ये चीज याद रखनी है। जाइया क्या कह रहे हो, ठीक है। फिर देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, √8RT/πm0। 3 स्पीड पढ़ोगे यहाँ पे, एवरेज, आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल। एवरेज समझा चुकी हूँ, आरएमएस समझा चुकी हूँ उनके, बट हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं, क्योंकि अब तुम्हें पेपर में बेटा गैस के पास तो 1000 मॉलिक्यूल है, 1000 मॉलिक्यूल और उनकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेलोसिटी तो
नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम लोग गैस का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी याद रखो, √8 RT इज टेम्परेचर अपॉन पाई, पाई इज सिंपल वैल्यू, m0 इज द मॉलिक्यूलर मास। एवरेज हो गया, RMS √3 RT अपॉन m0। बोलो क्लियर? यस मैम। उसके बाद आती है बेटा एक और स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। किसके बराबर होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्या समझोगे? मोस्ट प्रोबेबल वो स्पीड है जो मैक्सिमम पार्टिकल्स के पास है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने अभी मान लो यहाँ तुम्हें ये एग्जांपल दिया था कि ये 10 मॉलिक्यूल हैं और ये 10 मॉलिक्यूल की रिस्पेक्टिव स्पीड्स है। तो मुझे बताओ इसमें से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होनी चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, 2 क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड कितने पार्टिकल्स के पास है? एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल और 3 पार्टिकल। यानी 3 पार्टिकल ऐसे हैं जिनके पास 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी हो गई? 2 हो गई। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज 2 फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? 2 है। तो इसी तरीके से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो स्पीड जो मोस्टली पार्टिकल्स ने कैरी करके रखी हुई है वही है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका फॉर्मूला कोई बच्चा बता पाएगा कितना है? √2 RT अपॉन m। यहाँ पे इधर ही ऐड करवा देती हूँ। ठीक है, ये याद रखना। 3 स्पीड है, तीनों के फॉर्मूले एक पेज पे लिखे हुए हैं, देख लेना। फिर देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है, इसका बस डायग्राम, ये कर्व इंपॉर्टेंट है। ये कर्व क्या बताता है ये इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आ रहा है इस कर्व से? देखो जरा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या समझ में आ रहा है? देखो बोलो। मैम टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी जो स्पीड है ज्यादा हो जाएगी, फिर उसके बाद जो स्पीड है फिर कांस्टेंट हो जाएगी जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर का तो देखो इसमें कुछ है ही नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी तो दिखाई नहीं रखी इस वाले में। मैम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? देखो ये कर्व क्या दिखा रहा है, इस कर्व से ये पता चल रहा है कि हाइयर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो ग्राफ क्या होने लग रहा है? डिक्रीज होने लग रहा है ना। तो इसका मतलब जो ऐसे मॉलिक्यूल्स का, देखो पहले तो एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पर है स्पीड, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और एक्स एक्सिस पे है स्पीड। ग्राफ क्या दिखा रहा है? जैसे ही स्पीड बढ़ने लगेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने लगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटने लगे ना। देखो यहाँ पर स्पीड कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सिर्फ इतने ही है ना। ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है ना।
देखो, लेकिन अगर मैं बात करूं कम स्पीड पे, तो जितनी मेरे पास कम स्पीड है वहां पर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा। ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही स्पीड बढ़ने लगती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेंगे, नंबर ऑफ बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स, स्पीड जैसे ही बढ़ेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं ना। देखो मैम स्टार्टिंग में तो बढ़ रहे थे। स्टार्टिंग में कहाँ बढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में स्पीड कम है ना। हाँ देखो, स्टार्टिंग में स्पीड इतनी नहीं है ना, ये तो एवरेज स्पीड से पहले की बात है। देखो यहाँ कहीं पे एवरेज स्पीड का ग्राफ आ जाता है, ये जो देखो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना, यहाँ आ जाता है एवरेज स्पीड, वी एवरेज। ठीक है, तो जैसे ही एवरेज वेलोसिटी एक बार अटेंड हुई, उसके बाद तुम्हारा जो कर्व है फॉर द स्पीड उस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास हाइयर वेलोसिटी है देन एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी से भी ज्यादा स्पीड, यानी एवरेज वेलोसिटी इन्हीं के पास है ना, सिर्फ इन्हीं मॉलिक्यूल्स के पास। तो एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड जिन पार्टिकल्स के पास है वो पार्टिकल्स का नंबर क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगेगा। बहुत कम ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। तो एक चीज तो ये याद रखनी है कि देयर आर वेरी फ्यू पार्टिकल्स हु हैव हाई नंबर ऑफ हाइयर स्पीड। ठीक है, जिनके पास स्पीड ज्यादा है, ये याद रखोगे। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने पे क्या होगा। बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर स्पीड बढ़ाओगे, बढ़ेगी। हाँ, तो एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स बहुत कम हो जाएंगे जिनके पास जो स्पीड, जो स्मॉल स्पीड है, यानी जो लो नंबर की स्पीड होगी, ऐसे पार्टिकल बहुत कम होंगे। और ऐसे पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। कब, जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने के बाद ग्राफ किस तरीके से हो जाएगा, हाँ देखो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ ग्राफ। ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में स्पीड, फ्रैक्शन, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन बोल सकते हो। तो पहले तो मेरा ये इस तरीके का पीक आया था, राइट, कुछ ऐसा तो नहीं था, वेट, ये था पीक कुछ इस तरीके से। मान लो ये कब है, टेम्परेचर T1 पे। ठीक है, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो यानी T2 को T1 से ज्यादा करा है। तो बेटा ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, मैंने क्या कहा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल्स के पास छोटी स्पीड है ऐसे मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। तो अब यानी सब मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा स्पीड है, तो सब मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा स्पीड है, तो ग्राफ को कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, राइट की तरफ, है ना। राइट में स्पीड ज्यादा है ना, देखो भाई यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, मान लो 1 2 3, ये 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, इस तरीके से जा रहे हो ना। तो पूरे ग्राफ को कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा बेटा, राइट की तरफ। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कैसे ड्रॉ करूं क्या, इस तरीके से ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। अब बोलो क्लियर हुआ, ये ग्राफ बनेगा थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया। मैम दोबारा एक्सप्लेन करना, टेम्परेचर का समझ नहीं आया। बता रही हूँ, वेट करो, पहले ग्राफ बनाने दो, ग्राफ से तुम अपने आप समझ लोगे। ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ है, ये है टेम्परेचर T2। क्या समझ में आया है, ये ग्राफ है T1 और ये कौन सी स्पीड थी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, देखो पहले ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हुई है, हेलो मैडम।
मैम डिक्रीज। है ना। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अब यहाँ पे घट गई। ये इस तरीके से फ्लैटन ग्राफ हो गया ना, थोड़ा सा ग्राफ कैसे हो गया, ग्राफ थोड़ा फ्लैटेड हो गया। यस मैम। ये फ्लैटर क्या दिखा रहा है बताओ, ये फ्लैटर वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है, यानी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, ये इस इतना, ये पोर्शन इतना आ गया। तो ये पोर्शन क्या दिखा रहा है, देखो पहले सिर्फ पीक, पहले पीक वाला पोर्शन कितना था, सिर्फ इतना था, यानी ये सिर्फ यही वो मॉलिक्यूल्स हैं ओनली वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव हाई स्पीड। ठीक है, तो T1 पर ये सिर्फ बहुत कम ऐसे नंबर के मॉलिक्यूल हैं जिनके पास हाई स्पीड है। वहीं T2 वाला देखो फ्लैटन और ब्रॉडर हो गया, थोड़ा फ्लैटन और बॉर्डर ग्राफ है। इसका मतलब ये सारे जो पार्टिकल्स हैं इनके पास कैसी स्पीड है, इन सब पार्टिकल के पास कैसी स्पीड है, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव हाई स्पीड। हाँ बस, हैव हायर स्पीड। तो ये ग्राफ याद रखना, टेम्परेचर के टर्म्स में पूछ लेगा कि T2 इनमें से बताओ T1 और T2 क्या है, मान लो और T3 को बढ़ा दें, T3 अगर एक और टेम्परेचर ले लें T3 जो और बड़ा हुआ हो, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तो ये T3 हो गया, तो अब T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, इस तरीके से ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट करता जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट करता जाएगा, यानी सभी मॉलिक्यूल्स के पास कैसी स्पीड आ जाएगी, हायर स्पीड हो जाएगी। गॉट इट। यस मैम। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड घटी कि बढ़ी, जब टेम्परेचर बढ़ा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड घटी है कि बढ़ी है, मुझे ये बताओ। मैम डिक्रीज। मैं अबे डिक्रीज। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीज क्या हुई है, पहले ये थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और अब ये है, तो एक्स एक्सिस की तरफ तो स्पीड बढ़ रही है ना, यहाँ तो स्पीड है, तो स्पीड घटी है कि बढ़ी है, देखो टेम्परेचर के बढ़ने पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड घटी है कि बढ़ी है, बढ़ी है। बढ़ी है ना। बड़ी है ना। टेम्परेचर के बढ़ने पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बढ़ेगी, एवरेज स्पीड भी बढ़ जाएंगी, सारी स्पीडें बढ़ जाएंगी। बस फर्क इतना आया है कि ग्राफ जो तुम्हें दिख रहा है छोटा ग्राफ, इस छोटे ग्राफ का मतलब समझो क्या है, इसका मतलब ये है कि सारे पार्टिकल्स के पास अब स्पीड जो है हाइयर में आ गई है। तो पार्टिकल जो पहले ऊपर की तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर था ना, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब यही है कि सारे मॉलिक्यूल्स की जो रेंज है वो हाइयर वेलोसिटी की तरफ ही है। ठीक है, तो ये जो कर्व जो तुम पीक देख रहे हो ना, उस पीक को देख के कंफ्यूज मत हो, समझ गए बात। यस मैम। तो ये तुम्हारा ग्राफ है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। ये इससे अब बात आती है कि मैम 3 स्पीड तो पढ़ा दी, मोस्ट प्रोबेबल, VRMS और V एवरेज, इनमें से सबसे बड़ी स्पीड कौन सी है, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी स्पीड की है, किसकी होगी आप बताओ। RMS। एयर हाँ वेलोसिटी। वेरी गुड, सबसे बड़ी होगी VRMS, उसके बाद V एवरेज। एवरेज, वेरी गुड, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल। प्रोबेबली। इसको याद कैसे रख सकते हो, रैम से। तो R यानी RMS, A एवरेज, M यानी मोस्ट प्रोबेबल, तो रैम से याद रख लेना कि इसके अकॉर्डिंग जो है स्पीड बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी RMS, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, ये ग्राफ है, टेम्परेचर वेरिएशन के साथ भी दिखा दिया, वरना कराते नहीं है, यही ग्राफ करा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, 2023 का सवाल है। करके देखो।
बोलो, हुआ क्वेश्चन? बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 200 से 800 केल्विन। आरएमएस स्पीड के साथ क्या होगा? वीआरएमएस अभी तो पढ़ के आए हो, क्या फॉर्मूला था वीआरएमएस का? वीआरटी अपॉन एम नॉट, करेक्ट। तो अगर मुझे क्या कहा है, 200 केल्विन पर कितनी स्पीड है? वी नॉट। तो वो कह रहा है 800 केल्विन पर कितनी हो जाएगी, तो रेशो ही तो करना है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो वीआरएमएस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करेक्ट, वीआरएमएस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल्स टू T1 V2 अपॉन T2। तो V1 कितना दिया हुआ है, V नॉट कितने टेम्परेचर पे, 200 पे। V2 हमें निकालना है कितने टेम्परेचर पे, 800 पे। अंडर रूट के साथ है तो रूट के साथ लिखें, क्योंकि रूट के साथ है ना। 200 से 100 कट गया, 2/4 हो गया। तो कितना आया, देखो V नॉट अपॉन V2 इक्वल्स टू 1/4। रूट में है तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। तो बेटा V2 कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ V नॉट आ गया। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो V2 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ V नॉट। तो स्पीड 2 गुना बढ़ गई। ठीक है जी, इतना सा करना था बस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ट्राई दिस। यस, करेक्ट। कैसे कर पाओगे इसको, इजी है। देखो बहुत आसान सवाल है। आपको क्या दिया हुआ है कि वीआरएमएस किसके बराबर दी हुई है बेटा, 1 + 5/x की पावर 1/2, और ये v है ना। v क्या दिया हुआ है, ये जो v है ये कौन सी है, v एवरेज है ना। खत्म। आरएमएस किसके बराबर थी, √3RT अपॉन m नॉट इक्वल्स टू 1 + 5/x की पावर 1/2। एवरेज किसके बराबर थी, 8RT अपॉन पाई m नॉट। अब देखो सबके पास 1/2 1/2 है ना, तो ये 1/2 1/2 1/2 हटा सकती हूँ, क्या बचेगा, 3RT अपॉन m नॉट इक्वल्स टू 8RT अपॉन m नॉट 1 + 5/x। करेक्ट। RT अपॉन m नॉट, RT अपॉन m नॉट कैंसिल, यहाँ 3/8 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 + 5/x। हो जाएगा सॉल्व बहुत आसान से। 3/8 - 1 इक्वल्स टू 5/x। ये लो, कर लोगे बेटा? यस मैम। सॉल्व करो, x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। ये मेरे हिसाब से बेटा 27 आई थी शायद, कल ही सॉल्व कराया था क्लास में। एक बार देखो कितना आ रहा है। मैम पाई भी है। कितना है, 5 है। मैम मैम पाई को पाई। भूल गए कह रहे। पाई कहाँ है, अच्छा ओ ओहो ओके गॉट इट।
पाई 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 को लिख लो यहाँ पे अलग से। ठीक है, सॉल्व कर लेना, देख लेना कितना आ रहा है, बस यही करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, एक बार देख लेना। ठीक है जी, हो जाएगा सॉल्व आराम से। यस मैम। Yes. टीवी है, मेयर्स फॉर्मूला है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो काफी टॉपिक अभी बच गए हैं। हेलो, हाँ हाँ बेटा, मैं ये बोल रही हूँ कि आज हमने जो कंप्लीट किया है, कहाँ तक, मैक्सवेल्स लॉ तक। ठीक है, इसके बाद अभी जो हमें पढ़ना है, देर आर सो मेनी थिंग्स जो अभी पढ़नी है। स्पेसिफिक हीट से लेके डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत कुछ पढ़ना है केटीजी में, तो उसको हम तब स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, यस मैम। अगली क्लास जब तक ये पढ़ के आना है जो आज पढ़ा है। गॉट इट? चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय। बाय मैम। Okay, bye. थैंक यू मैम, बाय मैम।